हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों कि आपकी तैयारी अच्छी खासी चल रही होगी। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है उसकी खास बात यह है कि हम आज मैथ्स और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आ रहे हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन साथ ही साथ रीजनिंग के 30 क्वेश्चन बनाने हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर एनालिसिस कर पाएंगे कि आपको किस लेवल के क्वेश्चन पढ़ने होंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम तो कम होगा और इस टाइम में हमें 50 मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, साथ ही साथ 50 जीएस के क्वेश्चन भी आएंगे। बार बार आप कमेंट बॉक्स पे कर रहे हैं ना कि और लेवल बढ़ाओ और लेवल बढ़ाओ। तो दोस्तों जैसे जैसे समय कम होता है ना, क्वेश्चन का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। वहाँ पर जो एग्ज़ाम का प्रेशर होता है ना, वो चीज़ें बहुत अलग होती हैं। अभी आप घर में बैठ के बना रहे हैं तो चीज़ें बहुत ही आसान लगती हैं, लेकिन जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँ, वहाँ पर जस्ट प्रेशर डबल होता है। इसलिए ईज़ी से ईज़ी चीज़ें भी हमें टफ लगने लगती हैं। तो इस प्रकार से मैं टोटल 10 सेट लेकर आऊँगा। पहले तो ईज़ी टू मॉडरेट लाऊँगा, फिर कुछ सेट मैं मॉडरेट टू हाई लेवल भी लाऊँगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का कोई भी ऐसा निर्धारित तो है नहीं कि इसी लेवल से आने हैं। कुछ भी आ जाए आपका क्वेश्चन बनना चाहिए, इसीलिए मैं डेली के डेली आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। चलिए, तो आज के हम क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, सीरीज चालू करने से पहले मैंने बार बार कहा है, कॉपी पेन आपके हाथ में रख लीजिए और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करते जाता हूँ, है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन देते जाता हूँ, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कीजिए और लास्ट में बताइए कि आपके कितने सही हुए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेरी नहीं आपकी हो रही है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा संख्या। देखिए मैथ्स के क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है संख्या 7 का पावर 105 का इकाई अंक अर्थात यूनिट डिजिट क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपको जब भी यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो क्या 7 को आप 105 बार गुणा करोगे? नहीं, आपको सबसे पहले जो घात दी है ना, ये जो घात 105, इसको सबसे पहले 4 से भाग देना है। तो देखिए 4 से जब हम भाग देंगे तो देखिए क्या शेष बचता है, 105 भागित 4। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 छक्का 24। तो 26 बार में चले गया, लेकिन 104 आया और एक यहाँ पर क्या बचा, शेष। शेष कितना बचा? ठीक है, अब इसी को जो आप संख्या पहले दी गई है जो कि आधार है, उसी के घात में रखेंगे जो भी शेष आया है। तो 7 का घात क्या हो जाएगा, 1। तो 7 का पावर 1 का मतलब क्या हो जाएगा, 7। तो संख्या के इकाई अंक सीधे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, 7 ही होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बस जो घात दिया है उसको 4 से भाग दीजिए, फिर जो शेष फल बचा है उसे ही आप आधार के घात में लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 360 के कुल कितने गुणनखंड है। देखिए अभी बात की गई है फैक्टर्स की, ना कि अभाज्य गुणनखंड, है ना। मैं हर टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूं ताकि आपको जो भी टाइप आए आपसे बन जाए। तो देखिए 360 के कुल कितने गुणनखंड की बात की गई है, ना कि अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, देखिए 360 का पहले इसे आप तोड़ लीजिए अभाज्य संख्याओं में। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 शून्य, फिर 2 नी 18 शून्य, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ठीक है, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 3 पंचे 15, फिर 5। मतलब क्या आया, 2 का पावर 3, कितने हैं, 2, 3 है यहाँ पर। 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 टू 5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अभाज्य संख्याओं में, देखिए 2, 3 और 5 सभी अभाज्य संख्या हैं, इसमें हमने तोड़ लिया। अब यहाँ पर बात की गई है गुणनखंड की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आखिर गुणनखंड होते क्या है। गुणनखंड ऐसी संख्याएं हैं जिसके अगर आप किसी संख्या को भाग देते हैं ना, तो पूरी की पूरी तरह भाग चले जाए। जैसे कि आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि 8 का, नंबर 8 का आप क्या निकालिए, अभाज्य सॉरी गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकालना है तो 8 किससे किससे पूर्ण तरह भाग चली जाएगी। सबसे पहला तो 1 से, 1 से पूर्ण तरफ भाग चली जाएगी। साथ ही साथ अब 2 से, 2 चौक 8, कोई भी शेष बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है। दूसरा है 4 से, तो 4 दूनी 8 और फिर स्वयं 8 से। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 के गुणनखंड कितने हो गए, 1, 2, 4 और 8। कौन कौन से, 1, 2, 4 और 8। ठीक है, इस प्रकार से 8 के टोटल 4 गुणनखंड हुए। तो क्या हम इस प्रकार से इसे निकालते रहेंगे, क्योंकि ये छोटी संख्या है तो आप इजीली इसे निकाल लिए। लेकिन अगर हमें बड़ी संख्या दी जाए तो इसकी शानदार ट्रिक क्या है, देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब जो घात में है, घात में है ना, इसे आप क्या करेंगे, सिर्फ 1 जोड़ देंगे। सिर्फ 1 जोड़ देंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही 4 तो हमारा आंसर था। चलिए उसी प्रकार से हम इसमें भी करते हैं।
तो देखिए सभी का हमने अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से इसे तोड़ लिया है ना। तो अब इसके जो भी घात हैं उसमें एक जोड़ेंगे, तो जैसे 3 है +1, फिर यहाँ पर गुणा है तो गुणा, फिर 2 है घात है इसमें भी +1, फिर गुणा, 5 है यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, तो यहाँ पर 1 + 1। अब आपस में इसे हल कर दीजिए, तो 3 + 1 4, गुणा 2 और 1 3 2, तो 4 दिया 12, 12 दूनी 24। यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? 24। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बोली जाती तो हम क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंडों में, सीधा इसके घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वही हमारा अभाज्य गुणनखंड होता है। चलिए इसका अब अगर मैं अभाज्य गुणनखंड की बात करूं तो क्या होगा, घातांकों को सीधा जोड़ दीजिए, 3 + 2 + 1, 3 2 5 और 1 है इसके अभाज्य गुणनखंड। तो आपके किसी भी टाइप के क्वेश्चन पूछे ना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भिन्न से 2/3, 4/7, 5/8 और 9/13 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, आपको बताना है, सबसे छोटी वाली, ठीक है। अब देखिए हम प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन किए ना, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इसका अंतर देखते हैं, अंश और हर का। तो इसमें कितना है, 1 का अंतर, इसमें 4 और 7 में अंतर कितना है, 3 का अंतर, वहीं 5 और 8 में भी कितना का अंतर है, 3 का अंतर, और 9 और 13 में कितने का अंतर है, 4 का अंतर। तो दोस्तों जो अंतर है ना ये पास पास में है, जैसे 2 में ही 3 का अंतर आ गया और ये 4 का अंतर, मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं है। बहुत ज़्यादा दूर होता है ना तो हम सीधा बता देते हैं जिसका अंतर सबसे ज़्यादा है वही सबसे छोटी होगी, लेकिन इस प्रकार से क्वेश्चन में ये ट्रिक काम नहीं करती। तो कौन सी ट्रिक काम करेगी, फिर से मैं लाता हूँ आपके लिए शानदार ट्रिक। ये ट्रिक तो सभी क्वेश्चन के लिए काम करती है ना, सभी क्वेश्चन के लिए, और बहुत ही शानदार ट्रिक है। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको दो दो संख्या में आपस में तुलना करनी है। तो मैंने सबसे पहले लिखा 2/3, देखिए ये दोनों संख्या ले ली, 2/3 और 4/7, इन दोनों में कौन सा बड़ा है ये निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपको, बस आपस में इसे तिर्यक गुणा कर देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14, और ये 4 दिया 12। तो जो बड़ा आया वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा, सीधा, यहाँ पर कुछ भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो देखिए 12 से बड़ा है 14, तो 2/3 जो है 4/7 से बड़ा है, हमें सबसे छोटी लानी है, तो ये 2/3 को तो हटा दो, ये हमारा नहीं होगा आंसर, ठीक है। अब हम आगे जाएंगे 4/7 और 5/8 में। तो चलिए भाई 4/7 और 5/8 में चलेंगे, ठीक उसमें भी आप क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कीजिए। तो 8 चौक 32 और 7 पंचे 35। तो बताइए भाई कौन सा बड़ा है, तो जाहिर सी बात है 35 बड़ा है 32 से, तो 35 का मान किसका है, 5/8 का। तो 5/8 तो नहीं हो सकता क्योंकि ये 32 से बड़ा है, तो हम इसे भी हटा देंगे। फिर से आप चेक करेंगे, हम चेक करेंगे अब 4/7 और 9/13 में। चलिए 4/7 और 9/13 में देखिए, ठीक है, क्या हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, है ना। 13 चौक क्या हो जाएगा, 52, और 9 सत्ते हो जाएगा, सॉरी 13 चौक 52 और 9 सत्ते कितना हो जाएगा, 63। तो बताइए भाई 52 बड़ा है कि 63 बड़ा है, जाहिर सी बात है 63 बड़ा है और 52 छोटा है। तो हमारा ये वाला आंसर भी खत्म हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4/7 ही सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब समझ में आया आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। आप अगर इसको दशमलव निकाल के भाग दे दे के सॉल्व करते ना तो और लंबा पड़ता, इसलिए इस प्रकार के मेथड का आप यूज करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 4 है, एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग यात्रा पर, शेष का 1/4 भाग भोजन पर और फिर शेष का 1/3 भाग उपहार पर खर्च करता है। यदि उसके पास 800 बच जाते हैं तो उसकी आय क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं तो आपको बिना फॉर्मूले के बताता हूँ ना, एकदम छोटी सी ट्रिक से। क्या होगा, देखिए लास्ट में उसके पास कुछ ना कुछ बच जा रहा है, ये आपको याद रखना है। तो आपको बचने के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए अपनी आय का वो 1/5 भाग बोल रहा है, तो माना उसकी आय, माना व्यक्ति की आय क्या है, एक्स है। अब इसके आधार पर आपको सॉल्व करना है। तो देखिए एक्स उसकी आय है। अब पहले क्या करता है, अपनी आय का 1/5 भाग यात्रा पर करता है, ठीक है। तो देखिए 1/5 मतलब 5 में से 1 भाग वो यात्रा पे खर्च कर दिया। तो 5 में से 1 भाग यात्रा पे खर्च कर दिया, तो कितना भाग बचा, 4 भाग बचा 5 में से, ठीक है। अब उसी प्रकार से आगे बढ़ते जाइए, और फिर जो बचा उस शेष का 1/4 भाग भोजन पर खर्च कर दिया। अब जो बचा ना उसका शेष था 1/4 भाग, तो 1/4 भाग खर्चा कर रहा है, मतलब 4 में से 1 भाग खर्चा कर दिया, तो बचा कितना, 3 भाग। तो 3/4 भाग यहाँ पर बच जा रहा है, ठीक है। अब फिर से आगे चलते हैं, फिर शेष का 1/3 भाग उपहार पर खर्चा करता है, मतलब 3 में से 1 भाग फिर से खर्चा कर दिया, तो बचा कितना भाग,
2/3 भाग। तो बचने के आधार पर हम बना रहे हैं, तो लास्ट में हमारे पास कितना रुपये बच जा रहा है? 800 रुपये। ये 800 रुपये बच गया। बस इसे सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाई, क्या क्या कटा? 3 और 3 कट गया, 4 और 4 कट गया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 को इधर कर दो, तो 800 इंटू 5 और 2 नीचे आ जाएगा। तो भैया 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 पंचे 20, अर्थात 2000 हमारा आंसर होगा। तो उस व्यक्ति की आय कितनी थी? 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, मजा आया होगा आपको, उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है 1.272727 को P बाई क्यू के रूप में लिखिए। देखिए, मुझे क्वेश्चन बनाने में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, वरना क्वेश्चन ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा टफ है। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। ट्रिक भी कहें कि सीधा मेथड कहें, ट्रिक भी आपको याद करनी पड़ती है, लेकिन जो मेथड है ना, वो तो आपके माइंड में भी, इवन एग्जाम हॉल में भी आपका काम करेगा। तो चलिए, अब देखिए 1.2727 मतलब 27 बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1.27 का पार। ठीक है, मैंने बार बार बताया, ये आवर्ती भिन्न से क्वेश्चन है। इसे सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले पूरी संख्या को लिख लो। पूरी संख्या को लिख लिया भाई। ठीक है, अब जिस संख्या में बार नहीं है उसे हम माइनस कर देते हैं, ये माइनस कर दिया। उसके बाद जिस संख्या में बार है उतने ही हमको क्या लिख देने हैं? 9 9। तो ये हमारा सीधा आंसर हो जाएगा। तो 126/99 हमारा फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट। ठीक है, तो इतना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सरलीकरण से क्वेश्चन है, योग गुणा भाग इस प्रकार से आपके सिलेबस में दिया है ना, तो सरलीकरण से क्वेश्चन है। तो 1/2 गुणित 1/4 धन 1/3 भागित 7/8 का मान क्या है? चलिए इसे मैं अच्छे से इस प्रकार से लिख लेता हूँ। देखिए 1/2 है, गुणा 1/4 धन 1/3, ठीक है, भागित है 7/8। तो इसे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको याद रखना होगा क्या? बॉड मास का रूल। ये तो आपको पता ही होगा, बॉड मास। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट होता है ना, उसको सॉल्व किया जाता है। तो आपको देखना है, सबसे पहले इसे सॉल्व करते जाइए। तो जब भी आप दो संख्याओं का गुणा या भाग करेंगे ना, तो ब्रैकेट वाले को पहले करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इन्हें सिंप्लीफिकेशन करें, तो इसे क्या लिख सकते हैं? 2 एकम 2, 2 और 1 3/2, 3/2 हो गया, गुणा। अब ब्रैकेट वाले को हमें सॉल्व करना है, तो चलिए करिए। तो 3 इधर आ जाएगा, 3 गुणा कीजिए, 3 एकम 3 धन 4 एकम 4, और आपस में इन दोनों का गुणा, तो कितना हो जाएगा? 12। अब भाग है, देखिए यहाँ पर जब भाग है, भाग को जब हम गुणा में परिवर्तित करते हैं, भाग को जब हम गुणा में परिवर्तित करते हैं ना, तो जो अंश हर में चले जाता है, हर अंश में चले जाता है, तो जस्ट इसे पलट जाएगा। तो 8 ऊपर आ जाएगा और 7 नीचे। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए। तो 3/2 गुणा हो जाएगा 4 और 3 7/12, ब्रैकेट खोले है ना, इंटू 8/7। चलिए अब इसे सॉल्व कीजिए। तो ये 7 और 7 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो गया, और 3 कैंसिल। तो आपका आंसर हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 9 और 5 बचता है? तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि जैसे कोई संख्या है, देखिए 729 है, अब इसे ऐसी संख्या से भाग दो, माना कोई संख्या x है, ऐसी संख्या से भाग दो कि भाग देने पर क्या है? 9 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है? 9 शेष बच रहा है। ठीक है, तो 9 शेष बच रहा है, इसका मतलब क्या हो जा रहा है? 9 अधिक है ना। अगर 9 को हम कम कर दें, तो 9 को हम कम कर दें तो वो संख्या पूरी तरह भाग चली जाएगी। तो चलिए भैया 729 में से हम 9 को कम कर दें, मतलब माइनस कर दें 9 को, कितना आ जाएगा? 720। ठीक उसी प्रकार से 901 को भाग देने पर कितना बच रहा है? 5 शेष बच रहा है, मतलब 5 अतिरिक्त बच रहा है। तो 5 को हम इसमें भी कम कर देते हैं, तो 901 माइनस 5 इसमें भी कर दें, है ना, 5 कितना हो जाएगा? 896। अब इस प्रकार से जब क्वेश्चन आ गए, तो यहां पर बात की गई है सबसे बड़ी संख्या की। जब बड़ी संख्या की बात की जाती है तो हम निकालते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब छोटी संख्या की बात की जाती है तो हम क्या निकालते हैं? LCM। ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्या है, इसका HCF निकालना है, तो चलिए भाई निकाल दीजिए। देखिए HCF LCF से क्वेश्चन आ गया, लेकिन बताया नहीं गया कि HCF निकालिए, है ना, तो आपको समझना होगा। तो चलिए फिर है 2 तिया 6, 2 छक्का 12 0, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16। HCF निकालना है। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 0,
2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 2 नी 18, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब किससे जाएगा देखिए, ये 2 से चले जाएगा फिर से, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। अब ऐसी संख्या जो दोनों से चले जाए ऐसा कोई भी नहीं है, तो आपका आंसर HCF क्या हो जाएगा, सीधा आपस में गुणा कीजिए, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 16 क्या है आपका HCF है, तो सीधा वो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे आप 729 या 901 को भाग देंगे ना, तो वो 16 है और शेषफल 9 और 5 बचेगा। आप भाग देके देख सकते हैं, 729 में अगर 16 को भाग देंगे तो 9 शेष बचेगा, वही 901 में से 16 को भाग देंगे ना तो 5 शेष बचेगा। इस प्रकार से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू होती हैं और क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे? ऑप्शन है ए 4, बी 10, सी 15 या डी 16। ठीक है, तो जब एक साथ बजने वाला क्वेश्चन आएगा तो मैंने बताया था एक साथ कब बजेंगी, तो आपका सीधा यहाँ पर क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इसका हमको क्या निकालना होगा, एलसीएम। चलिए भाई निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12। ठीक है, फिर 2 से चले जाएगा, 2 एकम 2, 3 वैसा का वैसा, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। ठीक है, अब किससे चले जाएगा, 3 से चले जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, फिर 3 से चले जाएगा, 3 एकम 3। अब जो बची है और जो जिससे चले गया है उसको आपस में गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एलसीएम, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 5 कर दीजिए भाई, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंचे, देखिए ऐसे कीजिए, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 तिया 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, इस प्रकार से आ गया। ठीक है, तो 120 हमारा एलसीएम आ गया, 120 एलसीएम आ गया, तो ये क्या है, सेकंड में है, तो 120 यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सेकंड में है। मतलब 120 सेकंड का मतलब कितना होता है, तो देखिए 60 सेकंड में 1 मिनट, तो 120 सेकंड में क्या है, 2 मिनट, तो 2 मिनट 120 सेकंड बोलूं या 2 मिनट, तो प्रत्येक 2 मिनट में ये सभी घंटियां एक साथ बजेंगी, है ना। तो हमें इससे क्या पूछा गया है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30 मिनट में बजनी है तो 2 से भाग दे दीजिए भैया, 2 एकम 2, 2 पंच 10। ठीक है, तो 15 मिनट में, है ना, तो वो 15 बार बजेंगे, 30 मिनट में वे 15 बार आपस में बजेंगे। लेकिन मोस्टली लोग यहाँ पर क्या है, सी सीधा आंसर करके आ जाएंगे, वहीं पर ये गलत हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर 15 बार तो अलग से बजेंगे ही, लेकिन जब पहली बार उन्होंने किया था तो पहली बार भी तो एक साथ बजी थी वो, है ना। तो जब एक साथ ये पहली बार भी बजी थी तो उसे भी तो हम काउंट करेंगे, तो यहाँ पर एक को और प्लस कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 30 मिनट में वो 16 बार बजेंगी, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 30 छात्रों और एक शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि शिक्षक को हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो शिक्षक की आयु क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये तो पता ही है ना कि औसत औसत बराबर क्या होती है, संख्याओं का योग बटा संख्या, बार बार मैंने बताया है। तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत इंटू संख्या, ये होती है। इस फॉर्मूले को तो आपको याद ही रखना है, जब भी योग निकालना है तो औसत इंटू संख्या। तो यहाँ पर बोल दिया गया है 30 छात्रों और एक शिक्षक की औसत आयु 20 वर्ष है, और यदि शिक्षक को हटा दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो शिक्षक की आयु निकालना है। तो सबसे पहले 30 छात्रों और एक शिक्षक की औसत आयु का योग निकाल दीजिए। तो योग क्या हो जाएगा, जो संख्या है और उसे औसत है दोनों को गुणा कर दीजिए, तो योग हो जाएगा 30 इंटू 20। ठीक है, तो यहाँ पर 30 इंटू 20 होगा कि 30 इंटू यहाँ पर एक शिक्षक और आ गया, तो यहाँ पर 30 ना होकर क्या हो जाएगा, अब लोग कितने हैं 31, ये आपको याद रखना है। तो अब ये हो गया 31, चलिए भाई गुणा कीजिए, तो 31 दूनी 62 अर्थात 620 हो गया। मतलब 31 लोगों की, है ना, जो योग है वो कितना हो जाएगा 620। ठीक उसी प्रकार यदि शिक्षक को हटा दिया जाए, अब शिक्षक को जो जोड़े थे ना उसे हटा दिया जाए, मतलब अब फिर से संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है, तो देखिए पहले 20 थी, 1 वर्ष कम कर दिए तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 हो जाएगा, तो तब औसत आयु क्या हो जाएगी, तो 19 गुणित 3 कीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 2 3 एकम 3 2 57, 570। यहाँ पर क्या हो जाएगा इनका औसत। अब देखिए 1 वर्ष तो शिक्षक की आयु निकालनी है, तो बस आपको दोनों को क्या कर देना है, माइनस, यही अंतर तो शिक्षक की आयु है
है ना, क्योंकि जब शिक्षक को जोड़ा गया था तो देखिए 620 आ गया और फिर हटा दिया गया तो 570 आ गया। मतलब आप दोनों को अंतर कर देंगे तो आपको शिक्षक की आयु मिल जाएगी। तो 620 माइनस ये कीजिए 570, तो 12 में 7 गया कितना 5 और ये खत्म। 50 जो होगी वही शिक्षक की आयु होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो देखिए इसमें ना मैं आपको लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा और इजी मेथड भी बताऊंगा। ठीक है, दोनों चीजें मैं बताऊंगा। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, चलिए भाई 5 क्रमागत सम संख्या मानते हैं। x है, x+2 है, x+4 है, x+6 है और x+, ऐसे लेना है, मैंने प्रीवियस क्लासेस में बता रखा है। अब इनका औसत बोला गया है तो औसत मतलब इन सभी को जोड़ देना है। तो संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, कितनी संख्या है 5 संख्याएं हैं, तो इनका औसत कितना है 40। चलिए भाई इसे सॉल्व कीजिए। सॉल्व करेंगे तो x, 2x, 3x, 4x, 5x है। ठीक है, प्लस 8 और 6 14, 14 और 4 18 और 2 20। ठीक है, अब 5 को उधर ले जाइए तो 5 चौक 200। 5x बराबर 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 180। x बराबर हो जाएगा 5 भाग दे दो तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 से 15, 5 छक्का 30। तो x का मान क्या हो जाएगा 36। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई 36। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, सीधा शॉर्ट ट्रिक में आपको बताता हूँ क्या, कि देखिए सीधा यहाँ पर बोला गया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो औसत बोला है तो ये बीच में आएगा। ठीक है, तो ये भी तो सम संख्या है, मतलब ये 5 संख्याओं में ये भी काउंट हो जाएगा। तो इसे पहले 2 संख्या आएंगी, इसके बाद 2 संख्या आएंगी। तो देखिए ये 2 संख्या इसके पहले आएंगी, 2 संख्या इसके बाद आएंगी, तो टोटल 5 संख्याएं हो जाएंगी और इनका औसत 40 हो जाएगा। तो चलिए भाई 40 के पहले 2 सम संख्याएं कौन कौन सी है, एक है 38, एक है 36। ठीक है, और 40 के बाद कौन कौन सी हो जाएगी, एक है 42, एक है 44। तो देखिए सीधा आपका आंसर आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या 36 है और सबसे बड़ी संख्या भी पूछ दिया गया रहता ना तो सीधा 44 है। अगर चौथी संख्या पूछा रहता तो 42 है, दूसरी संख्या बोला जाता तो 38 है। तो सभी चीजें सिर्फ एक लाइन में आपकी याद आ गई, ये सभी करने की आपको जरूरत थी ही नहीं, क्योंकि हमको टाइम बचाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। एक छात्र को 178 अंक मिलते हैं और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। परीक्षा के कुल अंक कितने हैं? ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैंने करा रखा है। तो देखिए उसे पास होने के लिए ना 40% अंक चाहिए थे, लेकिन उसको मिलते कितने हैं 178 अंक। ठीक है, और 22 अंकों से वो अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। इसका मतलब आपने क्या समझा कि जब उसे 178 के साथ 22 अंक और मिलते ना तो वो पास हो जाता, क्योंकि 22 अंकों से तो फेल हुआ है, 22 अंक और मिलते ना तो वो पास हो जाता। इसका मतलब आपने क्या समझा कि या तो वो 40% पा के पास हो रहा है, या तो वो 178 प्लस 22 अंक लेकर ना पास हो जा रहा है। इसका मतलब समझे आप कि 40% के बराबर ही ये अंक है। ठीक है, तो 40% की वैल्यू हमें मिल गई। चलिए भैया जोड़िए, 40% बराबर कितना हो जाएगा 8 और 2 10, 1 7 और 2 9 और 1 10। ठीक है, और 1 200। ठीक है, तो 200 40% की वैल्यू आ गई। तो हमें निकालना है परीक्षा की कुल अंक। तो 40% की वैल्यू ये है, तो हमें निकालना है 100% की वैल्यू कितनी है। ठीक है, 100% की वैल्यू हो जाएगी 200, जो नीचे है ये आ जाएगा 40 और जिसका निकालना है वो गुणा कर दो। ठीक है, तो ये कट गया और फिर 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500। तो 500 हमारा फुल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आ रही होंगी और बहुत ही शॉर्ट मेथड में बता रहा हूँ ना, आपको टाइम तो बिल्कुल नहीं लगेगा, बस आपको समझना है और प्रैक्टिस बार बार कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो देखिए बोला गया है कि हर वर्ष 10% बढ़ती है, तो 10% बराबर क्या होता है आपको पता ही होगा। तो 10% बराबर 10/100, भिन्न में चेंज कर दीजिए, मतलब क्या हो गया 1/10। मतलब 10 में से 1 हमेशा बढ़ जा रहा है, 10 में से 1 हमेशा बढ़ जा रहा है। इसका मतलब हर साल कितना बढ़ रहा है, तो 11/10 बढ़ रहा है। ठीक है, 10 में से 1 बढ़ रहा है, मतलब अब क्या हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, तो 11/10 बढ़ रहा है। बस इतना पता है ना, तो हर साल वो 11/10 बढ़ जा रहा है। मतलब क्या हो जाएगा, पहले जनसंख्या 8000 थी, तो 2 साल में हमें निकालना है, मतलब 11/10 एक साल में, फिर से 11/10 दूसरे साल में, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाई ये कट गया, ये भी कट गया,
ठीक है। तो 11 11 121, 121 गुणा 8 कीजिए तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक 8 एकम 8 और एक 9, और एक 0 यहाँ पर बचा हुआ था। तो 9680 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 9680 आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद है देखिए 2 लाइन भी नहीं लगी यार हमको सॉल्व करने के लिए, और कहीं भी मैंने फॉर्मूला का यूज़ किया क्या? नहीं, सीधा आपका आंसर यहीं पर आता है, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपका बनेगा, बस आपको बेसिक क्लियर रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी की गति का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी तय करने के लिए ए बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है, बी को उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? देखिए शानदार क्वेश्चन। इसके लिए बस आपको यह समझना है कि चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जब चाल बढ़ती है, चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना। मतलब जब चाल बढ़ती है तो जो समय है वो कम लगता है, जब समय बढ़ता है तो चाल कम होती है। इतना तो समझ में आएंगे। जैसे अब आप बाइक में जा रहे हैं, आप जितनी स्पीड से जाएंगे आपको पहुंचने में उतना कम समय लगेगा, आप जितने स्लो जाएंगे आपको पहुंचने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा। तो चलिए, तो चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, जस्ट अपोजिट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए और बी के चाल का अनुपात दिया है, मतलब एस का अनुपात दिया है। कितना है? एस का अनुपात, चाल का अनुपात 3:4 है। तो दोस्तों इसके देखिए हमें क्या निकालना है? समय निकालना है। तो बताइए समय का अनुपात क्या हो जाएगा? क्योंकि चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जाते हैं, तो जस्ट समय क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट, 4:3 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या बोला गया है? ए बी से 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो ए बी से 20 मिनट समय अधिक लेता है। तो देखिए 4 और 3 में से कितने का अंतर है? अनुपातित 1 का अंतर, अनुपात है ना, तो 1 का अंतर है। तो 1 का अंतर मतलब ये जो ए है ना 20 मिनट ज़्यादा ले रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू है 20 मिनट, 20 मिनट। ठीक है। तो बी को उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? तो चलिए भैया, बात की गई है बी की, बी का वैल्यू है 3, तो अनुपातित 3 की वैल्यू कितनी है? तो देखिए निकाल दीजिए, 20/1 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 60 मिनट। ठीक है। तो बी को कितना टाइम लगेगा? 60 मिनट। ठीक, बताइए ए को कितना टाइम लगेगा? ए को हमें निकालना रहता तो हमें निकालना होता अनुपातिक 4, तो अनुपातिक 4 की वैल्यू देखिए, ये 4 है ना ए की वैल्यू, तो 20 गुणा 4 कितना हो जाएगा? उसे लगेगा 80 मिनट। तो कहीं भी इसे ट्रिक लगाने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं, हमने बेसिक से पूरा क्वेश्चन निकाल दिया, तो सीधा 60 मिनट आपका आंसर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 सेकंड लगेगा यार, अगर आपने मेरे मेथड को समझ लिया। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है 14, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो देखिए जब भी हम बड़े से छोटे में जाएंगे, तो देख बड़े से बड़ा अंक से अब छोटे में जाएंगे, छोटे में। ठीक है। मतलब किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा है और मीटर पर सेकंड छोटा है, तो आप जब भी बड़े से छोटे में जाएंगे तो आप किसका गुणा करेंगे? ऊपर में छोटा होगा, नीचे में बड़ा, 5/18। और कभी भी आप छोटे से बड़े में जाएंगे तो आप किसका गुणा करेंगे? 18/5 का, मतलब ऊपर में बड़ा होगा और नीचे में छोटा। ठीक है। तो चलिए भैया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, मतलब बड़े से छोटे की ओर जाना है, तो हम किसका गुणा करेंगे? ऊपर में छोटा रहेगा, नीचे में बड़ा रहेगा। ठीक है। तो चलिए भैया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड सीधा आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए इसी को अगर मैं देखिए 10 मीटर पर सेकेंड को, है ना, मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? इसे मैं गुणा करूँगा 18/5 से। ठीक है। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, आ गया ना। अब समझ में आया कि बड़े से छोटे में चेंज करना है तो 5/18, छोटे से बड़े में चेंज करना है तो 18/5। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर सिर्फ 800 ग्राम के बाट का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ठीक है। यहाँ पर बात की गई है बेईमान दुकानदार की, है ना। अब बोलता है कि भैया आप मेरे पास आएंगे ना, मैं आपको क्रय मूल्य मेरी जितनी खरीदी है ना, मैं उतने में आपको बेच दूंगा, लेकिन भाई आदमी तो बेईमान है, अपना प्रॉफिट तो निकालेगा। तो बोलता है, वो क्या करता है कि हम जैसे 1 किलो का सामान मांगे ना, तो 1 किलो की जगह पर, मतलब 1000 के ग्राम पर सिर्फ हमें 800 ग्राम का सामान देता है, मतलब वो 200 ग्राम का सीधा प्रॉफिट करता है। ठीक है। तो देखिए 800 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, तो 800 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, तो इसका क्रय मूल्य सीपी क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा, क्योंकि वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। और देखिए यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो जा रहा है? 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में वो सिर्फ कितना दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है, मतलब 200 ग्राम का क्या हो रहा है इसको?
प्रॉफिट हो रहा है। तो लाभ कैसे निकालते हैं, जितने का लाभ हुआ वो ऊपर, ठीक है 200 का, और नीचे में हमेशा क्या होता है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 800 गुणा 100, ठीक है। तो सीधा आप सॉल्व कर दीजिएगा, ये 0 0 कट गया, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, मतलब उसे कितना परसेंट का लाभ हुआ, 15% का लाभ हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 16, एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 25% के लाभ पर बेचा जाए तो 35 रुपए अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ पर क्या बोला जाता है, एक वस्तु है, उसे सबसे पहले 20% के लाभ पर बेचा, और यदि इसे 25% के लाभ पर बेचते हो ना तुम, तो 35 रुपए अधिक मिलते हैं, मतलब इन दोनों का अंतर कितना है 5%। 5% मतलब 5% आपने बढ़ा दिया तो हमें 35 रुपए अधिक मिले। तो 5% आपने जब बताया ना तो 35 रुपए अधिक मिले, इसका मतलब क्या हुआ कि 5% की वैल्यू क्या है 35 रुपए, ठीक है। तो हमें निकालना है क्रय मूल्य, अर्थात 100% की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा भैया 5% की वैल्यू 35 है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो, 35 बटा 5 गुणित 100। चलिए भैया कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो आपका आंसर हो जाएगा 700 रुपये, ये आंसर हो जाएगा। अगर फॉर्मूले में लगाते रहते ना, अभी लगाते रह जाते, इन चुटकियों में आपने बनाकर यहाँ पर सॉल्व करके निकल लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक परिवार को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम करनी चाहिए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले तो आपको बताना होगा कि 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% होती है 25 बटा 100। देखिए ये वैल्यूज ना आपको याद रहने चाहिए यार, फिर भी मैं आपको निकाल निकाल के बता रहा हूँ, 1/4, ठीक है। या फिर इस प्रकार से आप बताइए कि पहले मूल्य 100% था, 100% था, है ना, अब कितना हो गया, अब हो गया 100 से 125%, ठीक है। मतलब 100% था तो 25% वृद्धि हुई तो 125% हो गया, तो 25 चौक 100 हो गया, 100 से क्या हो जाएगा 25 पंचे 125, मतलब 4 से हो जा रहा है वो 5, ठीक है। यहाँ पर से भी मैं निकाल सकता था सीधा 1 की वृद्धि हुई है तो 5/4, लेकिन आपको समझने में अगर तकलीफ हो रही है तो मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पर बता रखी। तो 4 से 5 हो जा रहा है, तो बोला गया है खर्च कितना कम करें, है ना, कि परिवार जो खपत कितने कम करें कि जो खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, परिवर्तन हमें नहीं रखना है। मतलब 4 से 5 हो गया, मतलब हमें कमी कितनी की करनी है, 1 की कमी करनी है, तभी तो 4 वापस आ जाएगा। अब कमी आप किसमें कर रहे हो, जिसमें आप कमी कर रहे हो, जिसमें आप वृद्धि कर रहे हो वही हमेशा नीचे में होता है। तो यहाँ पर प्रतिशत निकाल दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितने का किया 20% का आपको क्या करना होगा, खपत में कमी करनी होगी, तो आपका खर्च अपरिवर्तित रहेगा। सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। कहीं भी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, बस मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, जब इसको समझ जाएंगे ना आपको 5 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा यार, ठीक है। चलिए, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाता है तो परिणामी संख्या वही होती है, तो वह संख्या क्या है। तो देखिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। माना कोई संख्या क्या है x है, अब x के 75% में, x का 75% निकालिए, x के 75% में क्या जोड़ा जाता है, 75 को जोड़ा जाता है, तो परिणाम संख्या वही होती है, तो वही हमें वापस मिल जाती है, ये हमसे बोला गया है। तो चलिए भाई इसे सॉल्व कीजिए, 25 या 75, 25 चौं 100, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x/4 प्लस 75 इज इक्वल टू एक्स। तो 75 को इधर ही रहने दीजिए, इसे उधर भेज दीजिए, तो x माइनस 3x/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x माइनस 3x/4। चलिए भाई ये आ जाएगा x, और ये 4 को इधर चल ले दीजिए, तो 75 इंटू 4 हो जाएगा, 5 चौक 20, 2 7 चौक 28 और 2 तो 300। x का मान कितना आ गया 300, सीधा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को समझना है। अब चाहिए क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है, b अनुपात c बराबर 4:5 है और c अनुपात d बराबर 5:6 है, तो a अनुपात d का मान क्या होगा। जैसे इस प्रकार से आपको a से लेकर d तक सारे अनुपात अगर दिए गए हैं, तो इसकी शानदार ट्रिक क्या है, इसकी शानदार ट्रिक है आपको सीधा क्या करना है, इसे इस प्रकार से व्यवस्थित करना है, a/b गुणित फिर क्या है b अनुपात c गुणा, आपस में गुणा कीजिए c अनुपात d, बस आपको आपस में गुणा कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर दीजिए भाई, गुणा कर दीजिए, तो सबसे पहले 2:3, फिर 4:5, फिर 5/,
चलिए सॉल्व करेंगे तो ए बी और बी कट जाएगा, सी और सी कट जाएगा, तो क्या बचा ए अपॉन बी। तो यहाँ पर इसे सॉल्व कीजिए तो क्या बचेगा 5 और 5 कट गया, ठीक है, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, कितना हो जाएगा 4 अनुपात, तो ए अनुपात डी की वैल्यू 4 अनुपात 9 है, तो सीधा उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपस में इसे गुणा करना था, ठीक है। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सरलीकरण से क्वेश्चन है। तो दिया गया है √196 प्लस √225 प्लस √961 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 15 माइनस। तो दोस्तों आपको इस टाइप से क्वेश्चन के लिए ना आपको अंडर रूट्स मतलब सबके रूट्स मोस्टली याद होने चाहिए कि आप इसका आंसर दे पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले दिया है ब्रैकेट में, ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है √196 ये किसका है, तो ये 14 का है। ठीक वहीं प्रकार से यहाँ पर 225 किसका वर्गमूल है, ये है 15 का, साथ ही साथ 961 है वर्गमूल 32 का। तो यहाँ पर भाग है तो भाग को हम नीचे में लिखते हैं 3 प्लस 15 माइनस 5 कीजिए तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। चलिए आपस में जोड़िए, तो ये हो जाएगा 1 और 5 6, 6 और 4 10, अस्सी लाई 1, फिर 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 बटा 3, ठीक है धन। तो 3 1 कम 3 कीजिए, 3 दूनी 6, तो 20 प्लस 10 बराबर कितना आ जाएगा आपका आंसर 30, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए इस प्रकार से मैंने 20 क्वेश्चन जो है मैथ्स के दे दिए हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अब इसे आप सॉल्व कीजिए और टाइमिंग आप देखिए कि आपके कितनी टाइमिंग आ रही है, ठीक है। सीधे हम आते हैं नेक्स्ट रीजनिंग के टॉप 30 क्वेश्चन के, ठीक है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करना है जो कि तीसरा पद वही संबंध है जो कि दूसरा पद का पहले पद। देखिए बिस्तर और तकिया में एक संबंध है, तो सोफा का किससे संबंध होगा। ऑप्शन दिया है कवर, बी चादर, सी अपहोल्स्ट्री या डी गद्दी। तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आप समझ पाएंगे, जैसे कि हमें बिस्तर में आराम के लिए किसकी ज़रूरत होती है, तकिया की, है ना। बिस्तर में तकिया लगाए और आराम से सो, ठीक उसी प्रकार से सोफा में बैठने के लिए हमें आराम करने के लिए ना इसकी ज़रूरत होगी, ऑप्शन नंबर डी गद्दे की ज़रूरत होगी। जितना अच्छा गद्दा उतना ही आरामदायक सोफा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब उस विकल्प का चयन करना है जो कि दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से यहाँ पर संबंध है, और फिर क्वेश्चन मार्क के यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो राम का संबंध है PBO से, तो SPQ का संबंध किससे होगा। तो यहाँ पर दिया है, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर नंबरिंग करनी है। तो R का कितना होता है, R का होता है 18, A का होता है 1, M का होगा 13, वहीं पर P का होता है 16 16, P का होता है 2, O का होगा 15। तो अब इन दोनों में देखेंगे ना, तो यहाँ पर सबसे पहले R और P में, तो R और P में सबसे पहले क्या किया गया है, 18 में से 16 हुआ है, मतलब -2 किया गया, ठीक है। फिर A और B में क्या किया गया, सबसे पहले 1 से हुआ 2, तो यहाँ पर किया गया +2। ठीक उसी प्रकार से 13 और 15 में मैंने देखा तो यहाँ पर किया गया है +2, ठीक है। ए और यहाँ पर +1 किया गया ना, तो 1 से 2 हुआ तो +1, मतलब क्या किया गया, सबसे पहले -2 किया गया, फिर +1 किया गया और उसके बाद +2 किया गया। तो यही बस आपको यहाँ पर सीक्वेंस जमाना है। तो चलिए भैया एस का अब सबका नंबरिंग कीजिए। एस का कितना होता है 19, पी का होता है 16, क्यू का होता है 17, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, -2 का मतलब हो जाएगा 13, फिर करना है हमें +1, देखिए +1 तो ये हो जाएगा 17, फिर हमें क्या करना है +2 यहाँ पर कीजिए भैया, 17 और 2 19, तो ये मिल गए। तो किसका किसका नंबरिंग है बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने माइनस ये एस का कैप 19 होता है भाई, 15 लिखा गया है, ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 17 17 19, 17 किसका है क्यू का, 17 होगा क्यू का, और 19 किसका है एस का। क्यू क्यू एस किस में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखिए इन दोनों में एक संबंध है, 72 और 90 में, 110 और 132 में एक संबंध है, तो 156 का संबंध किस में से होगा। ऑप्शन दिया है 182, 192, 180 या 100। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ना 72 और 90 में, 72 को हमने तोड़ा 8 और 9 में, 8 निया क्या होता है 72। ठीक इसी प्रकार से 90 में मैंने देखा तो ये है 9 × 10, मतलब 9 दहम 90 हो गया। इसमें देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ 10 × 11 मतलब 110 होता है, वहीं यहाँ पर होगा 11 × 12 मतलब 132। मतलब आपने क्या देखा, पहले एक एक संख्या बस बढ़ते जा रही है, जैसे यहाँ पर 8 है, यहाँ हो गई 9, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए भाई 156 किसका गुणज है, तो देखिए 56 आपको सीधा क्या देखना है कॉन्जिक्यूटिव, मतलब जैसे 10 और 11 में 1 का अंतर है, 11 और 12 में 1 का अंतर है,
तो ऐसा गुणा देखिए जिनके गुणे में एक का अंतर हो, ठीक है, एक का अंतर हो। तो यहाँ पर जब हम करेंगे ना 12 और 13, 12 इंटू 13 करेंगे तो क्या हो जाएगा 156, 12 इंटू 13 कीजिए 156। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एक बढ़ाइए 12 में से 13 हो जाएगा, 13 में से एक बढ़ाइए तो क्या हो जाएगा 14। इसे हल कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, 4 तिया हो जाएगा 12, 1 4 1 कम 4 और 1 5, 3 1, तो आपका आंसर हो जाएगा 182। 182 किसमें, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब उस विकल्प का सेम वैसे ही चयन करना है ना। तो देखिए 18 और 45 में कोई संबंध है, तो 34 का संबंध किससे है। मैंने एक से एक क्वेश्चन लेकर आए यहाँ पर, क्योंकि टफ लेवल से इजी लेवल सभी चीज़ें यहाँ पर कवर होंगी, है ना, बस आपको मेरी सीरीज़ पे बने रहना है। तो देखिए यहाँ 18 और 45 में क्या संबंध है, तो जब मैंने यहाँ देखा तो ये है 18 क्या है 9 गुणित 2 है, 9 दूनी क्या होता है 18। ठीक उसी प्रकार से 45 में देखा तो 9 गुणित 5 है, 9 पंचे कितना होता है 45। मतलब सबसे पहले पहली वाली संख्या गुणा 2 है और वहीं दूसरी वाली संख्या गुणा 5। तो बताइए किसका गुणा 2 करूं कि 34 आ जाए। तो देखिए 17 में जब मैं गुणा 2 किया तो कितना आ जाएगा 34। वहीं पहले गुणा 2 किया तो वहीं 17 में ही हमें गुणा क्या करना है 5 का, तो 17 पंचे 85। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बस आपको चीज़ें समझनी है कि किस पैटर्न पे ये फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, शानदार क्वेश्चन है ना, चित्रों से क्वेश्चन है। अब नीचे दिए गए विकल्पों में से उस चित्र को चुनिए जो उपरोक्त रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या आएगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन करने होते हैं हमें क्या करना होता है, इन दोनों को कंपेरिजन, ठीक है, पहले दो को कंपेरिजन कीजिए तो तीसरा आ जाएगा। क्या हुआ है आप ध्यान से देखें, पहले स्टार इस साइड था, अब स्टार इस साइड आया, मतलब स्टार का ऐसे 180 डिग्री में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। वहीं पहले व्हाइट इधर था, अब ब्लैक इधर आ गया, मतलब इसका भी 180 डिग्री या फिर इस प्रकार से आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, बस इसको भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। तो देखिए पहले व्हाइट था, अब ब्लैक आया, फिर ब्लैक आया, अब व्हाइट आया, बस आपको क्या है रोटेट कर देना है, ठीक है। मतलब इसमें भी आपका एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टी दिशा में, घड़ी की उल्टी दिशा में आपको घुमाना है। तो इसे भी आप घड़ी की उल्टी दिशा में मतलब इस साइड आप घुमाएंगे 180 डिग्री में, तो ये जो गोला वाला भाग है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसे भी आप एंटी क्लॉकवाइज एक बार घुमाएंगे तो जो ब्लैक वाला भाग है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए भैया ऐसा किस में है, तो देखिए यहाँ पर सीधा ये आंसर दिख रहा है इसमें, है ना, ये जो आधा गोला है ये सीधा इसी में दिख रहा है, तो सीधा आंसर हो जाएगा डी। तो डी किस में, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 4 20 और 28 में आपस में कोई संबंध है, वही संबंध आपको इन ऑप्शंस में देखना है। तो बताना है कि जैसे 6 24 और 48 में, 8 32 या 64 में, 2 18 या 24 में, 12 60 या 84 में, ऐसा किस में है, ऐसा संबंध है जो कि 4 20 और 28 में। तो देखिए 4 20 और 28 में सबसे पहले ये देखते हैं ना कि आखिर संबंध क्या है। तो जब हमने देखा तो यहाँ पर मैंने किया 4 का गुणा 5 से, तो 4 पंचे 20 हो गया। वहीं जब मैंने किया 4 का गुणा इसे करूँ कि 8 आ जाए, तो गुणा किया मैंने 7 से, तो 28 आ गया। तो 4 पंचे 20 होता है और 4 सत्ते 28, 4 का टेबल आपको पढ़ना है। बीच वाली संख्या पहले वाली संख्या के 5 गुणा है, बस आपको ये समझना है, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ए में चेक करते हैं, तो पहली वाली संख्या और दूसरी वाली संख्या में, तो यहाँ पर 6 का गुणा जब मैं 4 से करूँ तब 24 आता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बी में देखें तो यहाँ पर 8 का गुणा जब मैं 4 से करूँ तो 32 आता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी में देखूँ तो 2 का गुणा हम जब 9 से करते हैं तब 18 आता है, तो ये भी नहीं होगा। अब 12 का गुणा जब हम 5 से करें तो हमारा आंसर होता है 60, ठीक है। मतलब ये सीधा हमारा आंसर हो जाएगा, हमें और भी कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि सी का मतलब 24 है तो आई का मतलब 46 है, तो फॉक्स का मतलब क्या है। तो देखिए 24 किसका मूल्य होता है, तो 24 जो होता है वर्णमाला में किसका होता है, एक्स का, एक्स का। तो आपने समझा होगा कि सी का अपोजिट भी क्या होता है, एक्स होता है। चलिए क्या ये अपोजिट वाले रूल में फॉलो किया गया है, आगे हम और चेक करते हैं। तो जैसे अपोजिट सी का एक्स है तो वैसे ही हमें अपोजिट निकालना है, ई का क्या होता है पी होता है, वाई का होता है पी, और ई का होता है पी, ये अपोजिट होता है। नंबरिंग क्या होता है, पी का होता है 22, पी का होगा 2 और वी का होता है 22। तो हमें 46 लाना है, तो 46 लाना है, हमने आपस में क्या कर दिया, इसे जोड़ दिया। जब आपने आपस में जोड़ा ना तो ये आ जाता है 46। मतलब क्या रूल आया कि हमें जो वर्ड्स है ना उसका अपोजिट करना है और जिस स्थान पे वे हैं उनको आपस में जोड़ देना है, आपका आंसर आ जाएगा,
ठीक हमें वैसे ही फॉक्स का करना है। ठीक है, फॉक्स का सबसे पहले क्या निकालिए, अपोजिट निकालिए। फॉक्स का एफ का क्या होता है यू, ओ का होता है एल, एक्स का होता है देखिए सी, यू एल सी आ गया। तो इसकी नंबरिंग देखें तो यू का होता है 21, एल का होता है 12, सी का होता है 3। बस इसे आपस में अब क्या करना है, जोड़ना है। 12 और 3 15, 15 यहाँ पर जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 6, 36 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रूट को पूरा करो। तो देखिए जैसे बी का संबंध 8 से है तो सी का संबंध किससे है। तो देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखें ना तो बी का वैल्यू क्या होता है, बी की नंबरिंग होती है 2। तो अब जब मैंने यहाँ पर 8 को देखा तो 8 क्या है, 2 का क्यूब होता है। मतलब जो संख्या वर्ड है उसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है, तो हमें आंसर मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से सी का संबंध किससे है, 3 से है ना। सी का जो स्थान वैल्यू है वो क्या है 3, तो 3 का हमें क्या करना है अब, क्यूब। तो 3 का त्रिघात कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 27, 27 सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए चलिए, अब दिया है किसी निश्चित कूट भाषा में नो मोर फुट को टा काडा लिखा जाता है, मोर देन दैट को सा पाका लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में दैट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले मैंने बता दिया है कि आपको क्या लिख लेना है, इस प्रकार से इसे व्यवस्थित करना है। तो नो मोर फूड है, ठीक है, इसे क्या लिखा गया है, टा का टा। ठीक है, उसी प्रकार से मोर देन दैट को यहाँ पर लिखा जाता है ता पा का। तो दिया गया है दैट को आप कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मिलाइए कि कौन कौन से सेम है, कौन कौन से सेम है। तो पहले और दूसरे में जब मैंने देखा ना तो सेम कौन कौन सा है, देखिए इसमें मोर कॉमन है, देखिए इन दोनों में मोर कॉमन है। ठीक है, और उसी प्रकार से इन दोनों में क्या कॉमन है, तो देखिए का कॉमन है। मतलब मोर का क्या हो जाएगा का, तो हमें निकालना है दैट का। तो दैट कहाँ पर है, यहाँ पर। तो दैट का क्या हो सकता है, या तो सा हो सकता है या तो पा हो सकता है। तो या तो सा या तो पा किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से असंगत को आपको चुनना है। तो असंगत को आपको चुनना है तो सबसे पहले आपको क्या देना है, इसका नंबरिंग। जी होता है 7, एफ होता है 6, ठीक उसी प्रकार से डी होगा 4, सी होता है 3, सी होता है 3 तो बी होता है 2, और ई होता है 5 तो एफ होता है 6। अब देखिए सभी में से क्या डिफरेंस है। जब हमने ध्यान से देखा ना तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है, 7 में से 6 हो रहा है मतलब -1 हो रहा है। यहाँ में से 4 से 3 हो रहा है मतलब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सी से भी 3 से 2 हो रहा है मतलब यहाँ पर भी हो रहा है -1। और यहाँ पर 5 से 6 हो रहा है मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो बाकी सभी में -1 हो रहे हैं लेकिन डी में केवल +1 हो रहा है, तो यही क्या है, बाकी तीनों से अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। फिर से यहाँ पर 4 अंक दिए गए हैं, इसमें से एक असंगत है तो असंगत को आपको चयन करना है। तो देखिए दिया गया है 42 15, 51 24, 32 13 और 72 15 45। तो इस प्रकार से जब भी आपको दिया गया ना तो सबसे पहले आपको अंकों को जोड़ लेना है। तो अंकों को जोड़ लीजिए तो भैया 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, 5 और 1 हो जाएगा 6। ठीक, इसमें भी 5 और 1 6 हो जाएगा, इसमें भी 4 और 2 6 हो जाएगा, इसमें 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक, इसमें 7 और 2 9 हो जाएगा, और 5 और 4 9 हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि सभी में क्या डिफरेंस लग रहा है। तो अगर आप तीनों में देखेंगे ना, इन तीनों में ए बी और डी में, तो सभी के सभी 3 से विभाज्य हो जा रहे हैं, 3 से विभाज्य। देखिए 6 3 से भाग चले जाएगा, 6 भी 3 से भाग चले जाएगा, 9 भी 3 से भाग चले जाएगा, लेकिन 5 और 4 3 से भाग नहीं जाएंगे, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्पीड देखनी है ना, किस स्पीड से आप बना पा रहे हैं। दी गई आकृतियों में से असंगत आकृति का चयन करना है। ठीक है, कौन सा अलग है। तो ए में देखिए गोला है, बी में त्रिभुज है, सी में वर्ग है और डी में पंचभुज है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ए में क्या है, गोले को आधा बांटा गया है। देखिए जो पूरा गोला है ना इसे सीधा आधा बांटा गया है। ठीक, त्रिभुज है, इसे भी बीच से आधा बांट दिया गया है। तो देखिए दोनों बराबर भागों में बांट गए। वहीं यहाँ पर वर्ग है ना तो इसे भी बीच से 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। लेकिन पंचभुज में अगर आप देखें ना तो इसे बराबर भागों में नहीं बांटा गया है। अगर इसे यहाँ पर से बीच से भाग में बांटा जाता तब ये सही होता, इसे बराबर भागों में नहीं बांटा गया है, इसलिए डी आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ठीक उसी प्रकार से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगी आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए 12 60 65 325 और 330 में क्या सीक्वेंस यहाँ पर जमा है आपको बताना है।
तो देखिए यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले 12 का गुणा मैंने 5 से किया तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, और फिर 60 में जब मैंने 5 को प्लस किया, ऐड 5 किया, तो 65 आ गया। ठीक उसी प्रकार से जब मैंने 65 का गुणा 5 से किया तो 325 आ गया, और 325 को जब मैंने 5 से जोड़ा तो कितना आ गया, तो 30 आ गया। मतलब पहले क्या किया जा रहा है, गुणा किया जा रहा है 5 से, फिर जोड़ा जा रहा है 5 को, फिर गुणा किया जा रहा है 5 से, फिर जोड़ा जा रहा है 5 को। जाहिर सी बात है अब 330 में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे 5 का। ठीक है, चलिए भाई गुणा कीजिए तो 33 गुणा 5 कीजिए, 5 दिया 15, 1 5 दिया 15 और 1 16, जीरो बचा है तो 1650 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, इसका आंसर आपको देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है इसका आंसर हर कोई हर चीज देगा। ठीक है, 100% इसका आंसर मुझे मिलना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर है ना, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी इसमें आपको बताना है। देखिए दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में लाना है आपको 15, 18, 19 और 20 में से कोई एक। तो अगर आप यहाँ पर से ध्यान से देखें ना तो यहाँ पर क्या हुआ है, पहले और तीसरे को आपस में जब हम गुणा करेंगे तो 4, 3 गुणा 4 किया मैंने, तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12, और जब मैंने +3 इसमें किया तो ये होता है 15। ठीक है, तो बीच वाली संख्या मिल जाती है। तो पहले और तीसरे को आपस में गुणा करके उसमें जब हमने 3 जोड़ा ना तब बीच वाली संख्या मिली। चलिए चेक करते हैं, और जैसे ही पहले और तीसरा में, दूसरे वाले में देखे 7 गुणा 5 किया, अब इसमें 3 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, सब 5 सत्ते 35, 35 धन 3 कितना हो जाएगा 38। मतलब ये रूल सही है, वापस में इससे भी आपको गुणा करना है, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, और 15 में हम क्या जोड़ेंगे 3, तो सीधा क्या हो जाएगा 18 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अब आकृति चुनना है जो कि निम्न पैटर्न को पूरा करे, है ना। देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे ना तो यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें ना तो जैसे एक गोला है जो भरा हुआ गोला और दूसरा खाली गोला है, तो कभी भी दो खाली गोले या दो भरे हुए गोले एक साथ नहीं आएंगे। जैसे इन दोनों में देखिए एक भरा है तो एक खाली है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा फिर एक भरा है और एक खाली आएगा, और यहाँ पर भी एक खाली है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक भरा हुआ आ जाएगा। क्योंकि कभी भी एक भरा हुआ और एक खाली एक साथ रहेंगे, लेकिन कभी भी एक खाली और एक खाली और एक भरा और एक भरा साथ में नहीं रख सकते, है ना। चलिए तो यहाँ पर खाली है तो ये भरा वाला आएगा, तो भरा वाला किसमें है भैया, इसमें है, ऑप्शन नंबर ए में, और ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये ऑप्शन नंबर सी और ये बी तो खत्म हो गए। अब यहाँ पर इसमें भी देखेंगे आप, कभी भी ये नीचे में 4 गोले में से एक भरा हुआ है, तो कभी भी दो भरे हुए यहाँ पर से एक दूसरे के सामने नहीं आए। देखिए ये भी इधर है, ये भी उधर है, मतलब एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है ना। ये इधर है तो ये इधर है, मतलब आपस में टकरा रहे हैं क्या कहीं भी नहीं। तो जैसे हम अगर मैं डी में देखूँ, डी को यहाँ पर डालूँ ना, तो ये भी जो भरा हुआ है ना इस भरा हुआ वाले से सीधा टकराएगा, मतलब दो भरे हुए एक साथ आ जाएंगे, तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि ये भरा हुआ वाला इस साइड आ गया, तो कभी भी दो जो भरे हुए हैं ना वो एक साथ नहीं आ सकते, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिशा से क्वेश्चन है। विशाल एक पार्क में दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, फिर वह उसी बिंदु पर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है ना, और वहीं उसके बाद वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो सबसे पहले ये बोला है कि विशाल जो है सबसे पहले दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है, यहाँ पर विशाल खड़ा है और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। अब बोला है फिर वह उसी बिंदु पर 90 डिग्री घूम जाता है, तो यहाँ से सीधा वो कहाँ आएगा 90 डिग्री, यहाँ पर इस साइड चले जाएगा। ये 90 डिग्री वो क्या हो गया घूम गया। ठीक है, अब इसका मुंह इधर है। फिर बोला है उसके बाद वो 45 डिग्री घूमता है, तो 45 डिग्री क्या होगा जस्ट यहाँ पर आधा होगा। ठीक है, पूरा तो नहीं घूमेगा, है ना। ये क्या होगा 45 डिग्री। ये जो है अब वर्तमान में इस दिशा में होगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो अब पूछा गया है कि अब वो किस दिशा में मुख करके खड़ा है। तो दोस्तों मैंने बता रखा है कि जैसे ये ईस्ट है पूर्व है तो ये पश्चिम है, ये नॉर्थ उत्तर है तो ये दक्षिण है। अब बीच वाला दिशा कौन कौन सा है, इन दोनों के बीच वाली दिशा नॉर्थ ईस्ट होगी, मतलब उत्तर पूर्व होगी। इस वाली दिशा क्या हो जाएगी साउथ ईस्ट होगी, मतलब दक्षिण पूर्व होगी। ये वाली दिशा साउथ वेस्ट होगी, मतलब दक्षिण पश्चिम होगी। वहीं साथ में ये वाली दिशा नॉर्थ वेस्ट होगी, मतलब उत्तर पश्चिम होगी। तो वर्तमान में ये इस दिशा में है, देखिए ये वाली दिशा है, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दो मित्र एक्स और वाई एक स्थान ए से अपनी यात्रा शुरू करते हैं।
एक्स दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है और वाई पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चलता है। एक्स और वाई के बीच सबसे कम दूरी कौन सी है? ठीक है, न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर एक्स और वाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पर ए है, तो ये पॉइंट क्या है? ए से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अब एक्स कहाँ जाता है? दक्षिण की ओर। एक्स इधर चले जाता है भैया, दोनों आपस में बैठे हुए थे, एक्स दक्षिण की ओर चले जाता है। तो दक्षिण की ओर कितना किलोमीटर जाता है? 20 किलोमीटर जाता है। अच्छा, एक्स इधर चले गया। और वाई पूर्व की ओर चले जाता है 15 किलोमीटर। चलिए भाई, वाई को हम ले जाते हैं पूर्व की ओर, चले जाएगा ये, और ये चले जाता है वाई 15 किलोमीटर, ठीक है, तो वाई आ गया। अब एक्स और वाई के बीच न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी कौन सी होगी? ये वाली होगी न्यूनतम दूरी, ठीक है, ये क्या होगी? न्यूनतम दूरी निकालना है। तो अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर एक कौन सा कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जब भी हमको निकालना होता है तो एक थ्योरी होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। रख दीजिए, ये जो सामने वाला है डिग्री के सामने वाला, ये कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग मतलब इसे मान लेते हैं हम एक्स, तो एक्स का वर्ग बराबर लंब क्या है? 20 किलोमीटर, 20 का वर्ग धन आधार क्या है? 15 का वर्ग, 15 का वर्ग रख दीजिए। तो चलिए भैया, 20 का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा? 400, प्लस 15 का वर्ग हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 625। तो एक्स का वर्ग बराबर 625, तो एक्स बराबर अंडर रूट 625। तो 625 किसका वर्गमूल है? क्या है? 25 का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 25 है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। दिया गया है ए बी की पुत्री है, बी सी का पति है, सी डी की बहन है, तो ए का डी से क्या संबंध? ठीक है, देखिए यहाँ पर सीधा एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बोला गया है ए बी की पुत्री है, तो ए है ना, ए ये बी की पुत्री है, बी की पुत्री है। तो जब भी मैं फीमेल को लेता हूँ तो इसे सर्कल में लेता हूँ और मेल को ट्रायंगल में। बी सी का पति है, अब ये जो बी है ना, ये सी का क्या है? पति है। सी का पति है, तो ये है, तो सी क्या है? फीमेल। सी डी की बहन है, तो सी है ना, इसकी बहन है, डी की बहन है, डी की बहन है। तो देखिए ए का डी से क्या संबंध है? तो जो ए का ना डी से क्या संबंध है? तो ए जो है ना, डी के बहन की बेटी है, डी के बहन की बेटी है, तो बहन का बेटी, बहन की पुत्री, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पी प्लस क्यू का अर्थ पी क्यू की पुत्री है, पी इंटू क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है। तो हमें निकालना है ए प्लस बी माइनस सी इंटू डी का मतलब, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको एक एक करके सॉल्व करना होता है। सबसे पहले दिया है ए प्लस बी, ए प्लस बी अर्थात प्लस वाला यहाँ पर है, तो पी प्लस क्यू का अर्थ पी क्यू की पुत्री है, तो ए के जगह में पी है और बी के जगह में क्यू है, इस प्रकार से आपको रखना होता है। तो देखिए ए प्लस बी अर्थात पी क्यू की पुत्री है, मतलब ए बी की पुत्री है, तो जो ए है ना, बी की पुत्री है, देखिए बी की पुत्री है, ये बोला गया है। ये पहला सवाल हो गया, ठीक है। अब बी और सी में देखिए, तो बी माइनस सी में मतलब पी माइनस क्यू में पी क्यू की पत्नी है, अर्थात बी सी की पत्नी है, तो बी जो है सी की पत्नी है, ठीक उसी प्रकार से बन रहा है। देखिए तो बी सी की पत्नी है, ये पत्नी है, तो बी स्त्री हो जाएगी और सी क्या है? पुरुष हो जाएगा, ठीक है। अब वहीं सी इंटू डी का मतलब, पी इंटू डी का मतलब होता है पी क्यू का पुत्र है, मतलब सी डी का पुत्र है, तो जो सी है ना, ये डी ऊपर में आ जाएगा, ये डी का पुत्र है, ठीक है। तो अब बताना है कौन सा सही है। तो बोला गया है सी डी की पत्नी है, तो बताइए भैया सी जो है डी की पत्नी है क्या? नहीं, ये तो भैया डी का पुत्र है, तो ये तो गलत हो गया। फिर बोला गया है बी डी का पुत्र है, बी, अब बी क्या है? डी का पुत्र है, नहीं, बी जो है डी की बहू है, ऑप्शन ये भी गलत हो गया। बी डी की पुत्री है, बी डी की पुत्री है, ये भी गलत हो गया। और ए डी के पुत्र की पुत्री है, जो है ए जो है ना, डी का पुत्र सी उसकी पुत्री है ए, तो ये सीधा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर आपको देना है। तो देखिए, जैसे P का अर्थ भाग है, R का अर्थ गुणा है, Q का अर्थ धन है और S का अर्थ माइनस है, तो 36P 6Q 7R 8S और 11 का मतलब क्या होगा? चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है? 36 दिया है ना। P का मतलब क्या दिया है? भाग दिया है, तो चलिए भैया भाग दिया है, 6 लिख दीजिए। Q का मतलब क्या है? Q का अर्थ धन है, यहाँ पर धन लिख दिया मैंने, 7 हो गया। फिर R का मतलब क्या हो गया? R का मतलब है गुणा, मैंने यहाँ रख दिया, फिर ये हो जाएगा 8। S का मतलब क्या है भैया? माइनस, ठीक है।
इस प्रकार से अरेंज कर दिया। बॉड मास से सोल्व कर दीजिए। सबसे पहले बॉड मास के अनुसार सबसे पहले सॉल्व होगा भाग वाला। भाग कीजिए भैया 36 को 6 से, तो 6 छक्का 36 हो जाएगा। प्लस फिर होता है गुणा का बारी, तो 7 और 8 को गुणा कीजिए, 8 सत्ते 56, ठीक है 56 हो गया। माइनस क्या हो जाएगा 11। चलिए भैया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पहले जोड़ भी सकते हैं, पहले घटा भी सकते हैं। जोड़ और घटा में उतना दिक्कत नहीं होता। 56 और 6 में मैं क्या कर देता हूँ, आपस में जोड़ देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 62। 65 माइनस 11 कर दो तो कितना हो जाएगा 1 और ये 5, तो 51 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर आपको देना है। क्या बोला गया है, निम्नलिखित समीकरण में यदि गणितीय प्रचालक प्लस और भाग को आपस में बदला जाता है, मतलब जहां जहां पर आपको समीकरण में प्लस दिख रहा है ना, वहां वहां पर भाग लिख दो, जहां पर भाग दिख रहा है वहां पर धन लिख दो, ठीक है, आपस में बदल रहा है। और पूरे समीकरण में 5 को 2 में बदल देते, मतलब जहां पर 5 दिख रहा है वहां 2 लिख दो, जहां पर 2 लिख रहा है वहां पर 5 लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको देना है। उम्मीद है इसका 100% आंसर आप करेक्ट देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए आरेख में त्रिभुज, देखिए इस प्रकार से आकृति दी गई है ना, और फिर बताते जाएगा त्रिभुज शिक्षकों को, देखिए ये जो त्रिभुज है ना, ये दर्शाएगा किसको, शिक्षकों को, शिक्षक को। आयत राजनेताओं को, जो ये आयत है ये किसको दर्शाएगा, राजनेता को, है? और वृत्त जो है सामाजिक कार्यकर्ता को दर्शाएगा। ये जो है ना सोशल वर्कर, SW लिख देता हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है। तो इस आरेख के अनुसार कौन सी संख्या उन शिक्षकों को दर्शाती है जो सामाजिक कार्यकर्ता भी है किंतु राजनेता नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन के लिए ना एक एक करके हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बोला है कि उन शिक्षकों को दर्शाती है, सबसे पहले हमको लेना है शिक्षक को। तो शिक्षक कौन से भैया, ये ट्रायंगल है, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर जितने भी अंक आएंगे ये हमारे होंगे, ठीक है। उसके बाद बोलता है सामाजिक कार्यकर्ता भी है। अब सामाजिक कार्यकर्ता मतलब ये सोशल वर्कर, मतलब अब लेंगे सर्कल वाले को, बाकी जो बाहर है ना इसको हटा देंगे, क्योंकि दोनों में यही आ रहे हैं ना इतने अंक, ठीक है। तो दोनों में कौन से अंक, लेकिन किंतु राजनेता नहीं है। बताइए भैया, अब राजनेता नहीं है मतलब ये आयत वाले ना, ये आयत वाले नहीं आएंगे। मतलब बचा क्या, बचा क्या, ये देखिए ये जो 4 और 2 है ना, ये केवल और केवल सोशल वर्कर हैं, शिक्षक तो नहीं है ना, तो ये तो नहीं आएंगे। लेकिन जब हमने 5 को देखा ना, तो ये शिक्षक भी हैं, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनेता नहीं है। तो सीधा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कथन और निष्कर्ष क्वेश्चन है। तो यहाँ दिया गया है सभी सूरज चंद्रमा है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाइए, सभी सूरज चंद्रमा है, सभी चंद्रमा तारे हैं। तो इसके आधार पर निष्कर्ष देना है सभी सूरज तारे हैं और कुछ चंद्रमा सूरज है। तो आपको इससे ऑप्शन में से बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। बोला गया है सभी सूरज चंद्रमा है, तो देखिए सबसे पहले सूरज मैंने बनाया, ये सूरज। अब सभी सूरज बोल दिया गया है चंद्रमा है। चलिए भैया चंद्रमा के अंदर में सभी क्या आ जाएंगे, सूरज, सभी सूरज चंद्रमा फॉर सी है। और बोला गया है सभी चंद्रमा तारे हैं। अच्छा बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, फिर सभी चंद्रमा क्या हो गए, ये तारे हो गए, ये आ गया तारा, ठीक है, इस प्रकार से बन गया। अब इसके आधार पर ही आपको निष्कर्ष देना है। तो बताइए भैया, सबसे पहला है सभी सूरज तारे हैं। तो देखिए सभी सूरज जो है तारे हैं, तो देखिए सूरज तारे के अंदर में है, तो ये तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कुछ चंद्रमा सूरज है, तो देखिए सभी सूरज यदि चंद्रमा है, तो यदि सभी जो है नीचे में है और जो कुछ है ऊपर में, देखिए जहाँ सभी बोल दिया गया ना, जैसे सभी सूरज चंद्रमा है, तो जाहिर सी बात है कुछ चंद्रमा भी सूरज होते हैं। ये सभी वाले में मैंने बता रखा है कि अगर सभी वाला है तो कुछ भी उसमें होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 भी यहाँ पर करेक्ट है, तो दोनों यहाँ पर निष्कर्ष सही होंगे, ठीक है। तो सभी सूरज यदि चंद्रमा है तो कुछ चंद्रमा भी सूरज होंगे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, अब यह आता है हमारा संचार कौशल से क्वेश्चन, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। तो दिया गया है किसी भी प्रकार के संप्रेषण में निम्नलिखित सम्मिलित हैं। एक है प्रेषणकर्ता, 2 है संदेश, 3 है एक वाक्य, या 4 है एक प्राप्तकर्ता। तो दोस्तों यदि आपने संचार कौशल के मेरे नोट्स को पढ़ा होगा ना, मैंने इसे बता रखा है कि किसी भी संप्रेषण में 3 चीज़ें होती हैं, है ना। एक होता है प्रेषक, दूसरा होता है संदेश, तीसरा होता है प्राप्तकर्ता, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 नहीं होगा, तो 1, 2 और 4 किस में है, 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है, ये भी संचार कौशल से क्वेश्चन है।
दिया है पारस्परिक संवाद खाली स्थानांतरण द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता। ठीक है, नहीं किया जा सकता, इसकी बात की गई है। ऑप्शन है एक कपड़ों, बी श्रृंगार, सी सहायक उपस्करों या डी लोक वार्ता। तो दोस्तों जो पारस्परिक संवाद है, हम आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं ना, तो किन किन चीज़ों को देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम जब कोई व्यक्ति अच्छा कपड़ा पहनता है तो जो बात करने का सलीका होता है ना, ये चेंज होता है। तो कपड़े तो हमारे होंगे ही, ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ श्रृंगार, यदि आप अच्छे दिख रहे हैं तो सामने में और ज़्यादा प्रभाव डाल सकते हैं। जैसे इंटरव्यू में बोलते हैं ना, आप अच्छे से पहन के जाइए, वेल ड्रेसअप रखिए, ये भी प्रभाव डालता है, ये भी सही है। सहायक उपस्कर इन द सेंस, जैसे मैं वॉच पहना, वॉच और ज़्यादा आकर्षक लगता है, जूते पहना, जूता और आकर्षक लगता है, तो ये भी जो है प्रभावी संचार में सहायक है। वहीं लेकिन लोक वार्ता मैं बोलूँ, अगर जो बोलूँ मैं संस्कृति के बारे में बोलूँ या लोक वार्ता मतलब विभिन्न चीज़ें, सामाजिक परिदृश्य के बारे में बोलूँ, ये सभी चीज़ें उतना प्रभावित नहीं करती, क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं वहाँ पर थोड़ी ना, है ना? परस्पर अभी हम आपस में एक-दूसरे को बात कर रहे हैं, तो किस दृष्टि से एक-दूसरे को देख रहे हैं, ये मतलब रखता है। तो लोक वार्ता हमारे अंदर नहीं हो जाएगा, तो क्या नहीं होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर आपका डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन है, ये भी आपका सिलेबस में है ना, निर्णय क्षमता से। दिया गया है कुछ प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के फुटपाथ भिखारियों से भरे होते हैं। तो प्रसिद्ध पर्यटक स्थल होते हैं ना, वहाँ पर बहुत सारे भिखारी आपस में अपना डेरा डाल के बैठते हैं। तो आप क्या करेंगे? तो पुलिस की मदद से इन भिखारियों को भगा देंगे, या दूसरा सरकार को भिखारियों के पुनर्वास और उनके जीवन स्तर को सुधारने पर विचार करना। तो दोस्तों यहाँ पर आप खुद को वहाँ पर रख के देखिए। तो देखिए यहाँ पर भगा देने की बात की गई है, भले ही यहाँ पर सेंटेंस थोड़ा-सा और लिखा गया है, लेकिन जो उसके पीछे का भाव है, वो सत्य है। भगा देने का तात्पर्य है वहाँ से हटा देना, क्योंकि जो तत्कालिक निर्णय हैं, वो यहाँ पर काम करते हैं, है ना? तो दोस्तों यदि आप वहाँ पर से इसे हटा देंगे ना, तो जो पर्यटक स्थल है, वहाँ की शोभा बढ़ेगी। और इस हाँ, भगा देने का मतलब है उनका पुनर्वास करना, क्योंकि तो ये भी सही होगा, साथ ही साथ यहाँ पर भिखारियों को पुनर्वास करने की बात की गई है, तो ये भी सही होगा। तो दोनों 1 और 2 यहाँ पर ठीक है, तो आपको अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से यहाँ पर आंसर देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, क्या भारतीय क्रिकेट टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाजों को शामिल किया जाना चाहिए? ये तर्क के आधार पर है। तो चलिए भैया, बोला गया है हाँ, क्योंकि किसी टीम में विभिन्न प्रकार के गेंदबाज विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। ये बात तो सच है ना? हर गेंदबाज की अपनी क्वालिटी होती है, कोई स्पिनर होता है, कोई फास्ट बॉलर होता है, तो सब अपनी भूमिका निभाते हैं यहाँ पर, है ना? तो ये तो सही होगा। दूसरा है नहीं, क्योंकि दर्शक तेज गेंदबाजों को देखना पसंद करते हैं। ऐसा कुछ भी है क्या? नहीं ना, स्लो हो या फास्ट हो, लेकिन बॉलर अच्छा होना चाहिए, दर्शक तो ये देखती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। करेक्ट केवल और केवल एक ही करता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न आकृति दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है आपको निकालना है जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज। तो वाटर इमेज आपको निकालना है, तो कैसे होगा? तो देखिए, जब मैंने बताया, आपको बार बार बता रखा है कि वाटर इमेज में क्या होता है, जस्ट उल्टा, क्योंकि उल्टा, और वहीं दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दायां का बायां, बायां का दायां। तो बस आपको उल्टा बनाना है। तो देखिए, और बायां का दायां में चेंज नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है। जैसे ये जो बना है, ये आकृति बनी है, ये जो सर्कल है, पहले यहाँ पर मैं दर्पण रखूंगा ना नीचे में, तो ये जो गोला है, अब ये जो गोला है पलट कर किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और वहीं ये जो गोला है, ये भी इस पार आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये ट्रायंगल है ना, ये पलट कर कैसे हो जाएगा, ऐसे नीचे हो जाएगा। और वहीं ये जो ट्रायंगल है, ये पलट कर कैसे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। इस प्रकार की आकृति किस में दिख रही है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में सेम आकृति दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। जल प्रतिबिंब मैंने बार बार पढ़ाया है, तो इससे बाहर, इससे अंदर कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, आपसे बनेगा ही बनेगा, इतना श्योर है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आकृति काउंटिंग की है ना, यहाँ पर त्रिभुज आपको काउंट करना है। तो देखिए, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे ना, तो क्या होगा, मैंने एक आकृति आपको बार बार बता रखी है, इस प्रकार की आकृति। इस प्रकार की आकृति अगर आपको काउंट करनी है ना, तो यहाँ पर सीधा नंबरिंग कीजिए, 1 और 2 आपस में इसे जोड़ दीजिए। यहाँ पर कितने त्रिभुज आपको देखने को मिलेंगे? 3 त्रिभुज। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार से हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसी प्रकार की आकृति यहाँ पर दिख गई, तो यहाँ पर कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज। उसी प्रकार की आकृति यहाँ पर भी दिख गई, है ना, ये दिख रही है। यहाँ पर भी कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज। उसी प्रकार की आकृति यहाँ पर भी दिख गई, देखिए यहाँ पर भी कितने त्रिभुज हो गए? 3 त्रिभुज। साथ ही साथ उसी प्रकार की आकृति यहाँ पर भी दिख गई, यहाँ पर भी कितने त्रिभुज होंगे? 3 त्रिभुज। इसी प्रकार से 3 3 4 3 6 3 9 3 12 12 त्रिभुज तो हमने ऐसे ही देख लिए बिना किसी काउंटिंग के। ठीक है, अब देखिए क्या और कोई त्रिभुज है, इसे मैं क्लियर करता हूँ, है ना।
अब बताइए उनके अलावा और कौन से त्रिभुज आपको दिख रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो एक त्रिभुज यहाँ पर दिख रहा है, ये एक त्रिभुज दिख गया। ठीक इसी प्रकार से एक त्रिभुज यहाँ दिख गया, यहाँ पर से 12 + 2 = 14 त्रिभुज यहाँ पर हमको दिख गए। इसके अलावा भी कोई आपको त्रिभुज दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो कमेंट करके बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने ना 20 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के लाए हैं। तो आप खुद देख पाएंगे कि टाइमिंग का क्या है यहाँ पर खेला होगा, किस स्पीड से आपको बनानी होगी और किस लेवल का क्वेश्चन आएगा। ज़्यादा टफ भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो फिर भी मैंने यहाँ पर अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन कराए हैं। इससे लेवल ईजी आएगा ना तो आपके लिए तो बल्ले बल्ले है, और इस प्रकार से आ गया तो आप तो इसके लिए तैयार हैं। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर नॉलेज दे पाऊँ, और इसी प्रकार से मैं टोटल 10 सेट यहाँ पर लेकर आऊँगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। तो दोस्तों अगर आप मेरे को वीडियो चाहिए ना मेरी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शेयर जरूर कीजिए यार, कंजूसी मत कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है ना, शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज के मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।